हेलो। आज हम लोग क्लास 9th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हु डिस्कवर द फ्री सेल लिविंग सेल्स। तो फ्री लिविंग सेल्स को फर्स्ट टाइम कौन डिस्कवर किए थे? द फ्री लिविंग सेल्स वर डिस्कवर बाय एंटोन वैन लेवेनहुक इन द पॉन्ड वाटर। देखिए, हम लोग सब जानते हैं ना कि ये जो हमारा फर्स्ट वो जो रॉबर्ट हुक जो डिस्कवर किए थे वो तो हमारा डेड सेल था जो 1665 में रॉबर्ट हुक किए थे। लेकिन उसके बाद लेवेन हुक आते हैं जो फर्स्ट फ्री लिविंग सेल का डिस्कवर करते हैं जो पॉन्ड वाटर में करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेम गिव नेम ऑफ द टू ऑर्गेनिज्म इच दैट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। ऐसे दो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर किसको बोलते हैं? यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से बना है। वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और वैसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं उनको मल्टीसेलुलर बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। तो हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखेंगे जैसे अमीबा, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गई, ये सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और मल्टी सेलुलर में फंगी, प्लांट, जो भी ऑर्गेनिज्म, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म को आप देखते हैं, ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये अमीबा का फिगर है और ये है पैरामीशियम का, ये है यूग्लिना का। तो ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। नेम द टू सेल्स विच कैन चेंज देयर शेप। ऐसे दो सेल का नाम बताना है जो अपना शेप को चेंज करते हैं। तो हम लोग सबको पता है कि अमीबा को जब भी अपना फूड को लेना होता है तो वो क्या करता है, एक फॉल्स फीड लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाता है, वहाँ पे सूडोपोडिया के थ्रू उस फूड को कैच करता है। तो क्या बोला है कि अमीबा चेंज इट्स शेप थ्रू इट्स सूडोपोडिया एज इट्स ट्राई टू कैच इट्स फूड। एंड नेक्स्ट में देखें, जैसे हम लोग का वाइट ब्लड जो सेल होता है WBC इन ह्यूमन बींग चेंज इट्स शेप्स टू इनगल्फ द जर्म टू किल देम। जैसे हम लोग का जो WBC होता है ना, वाइट ब्लड सेल, वो क्या करता है, जर्म्स को, वो तो हम लोग को पता है कि वो हमारे जर्म्स से फाइट करता है WBC। तो WBC हमारा जो है वो जर्म्स को इनगल्फ करने के लिए, किल करने के लिए अपना शेप को चेंज करता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है? तो नर्व सेल होता है। ये देखिए जो फिगर है ना, यही हमारा नर्व सेल होता है। इसका जो साइज होता है 1 मीटर तक होता है। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट, नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट इन द सेल इन द ह्यूमन बॉडी एंड इट इज अबाउट 1 मीटर लॉन्ग, और ये 1 मीटर लॉन्ग होता है। और अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ऑस्ट्रिच एग होता है। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें माइक्रोप्लाज्मा पीपीएलओ। ओके, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में देखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम द मल्टीसेलुलर वंस, हाउ। तो कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से डिफर होते हैं? तो इसमें देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल नॉन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो मेड अप ऑफ सिंगल सेल। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं, मल्टीपल सेल से बने होते हैं, उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूनिसेलुलर में अगर एग्जांपल देखें ना, तो अमीबा हो गया जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल से बना है। एंड द मल्टीसेलुलर में प्लांट एंड एनिमल्स, दे each live and carry out all their life process as one single cell। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, जैसे देखिए हम लोग अपने लाइफ में सारा लाइफ फॉर्म, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सब कुछ करते हैं ना, डाइजेशन, तो वैसे ही ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये एक सेल से बने हैं, सिंगल सेल से बने हैं, तो इनका लाइफ प्रोसेस अलग होगा। सारा कुछ ऐसा ही होता है, ये सारा अपना लाइफ प्रोसेस एक जो भी एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म करता है, ये सारे करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, हम लोग में अलग अलग सेल का डिवीजन है, फिर टिश्यू है, अलग अलग टिश्यू अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे होता है। सेकंड चेक पॉइंट 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द मॉलिक्यूल्स विच कंट्रीब्यूट टू द फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिबिट बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए क्या बोल रहा है कि नेम द मॉलिक्यूल्स विच कंट्रीब्यूट टू द फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिबिटेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वैसे मॉलिक्यूल्स का नाम बताना है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाता है, वैसे मॉलिक्यूल्स का बताना है। तो लिपिड एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो लिपिड हमारे होते हैं ना, लिपिड और प्रोटीन, यही कंट्रीब्यूट करके फ्लेक्सिबिलिटी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारा लिपिड कॉन्स्टिट्यूट 40 to 80% ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एंड रिमेनिंग फिल्ड विद द प्रोटीन, और जो भी बचता है उसके बाद उसमें प्रोटीन फिलअप होता है। ओके, लिपिड हेल्प अस टू गिव द मेम्ब्रेन देयर फ्लेक्सिबिलिटी। लिपिड किस चीज़ में हेल्प करता है? उसको फ्लेक्सिबल बनाने में, एंड प्रोटीन उसको मेंटेन द सेल केमिकल क्लाइमेट, असिस्ट द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ओके, ये देखिए हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटसाइड द सेल प्रोटीन, यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटीन कैसे है, यहाँ भी प्रोटीन है, ठीक है, ये सब जितना भी दिख रहा है ये लिपिड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन? क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है? एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट द कॉन्टेस्ट ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। देखिए क्यों बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा सेल का सबसे आउटर मेम्ब्रेन होता है, तो वो तो किसी को भी अंदर तो नहीं आने देगा ना। सेल के अंदर बहुत सारे जर्म्स आते हैं, बहुत कुछ आते हैं, तो सबको तो अंदर नहीं आने देगा। वो क्या करता है, एक प्रोटेक्शन जैसा काम करता है। तो वो सेलेक्टेड चीज़ों को ही सेल के अंदर आने देता है, या सेलेक्टेड चीज़ों को ही सेल से बाहर जाने देता है। तो क्या बोल रहा है ना, पढ़ते हैं आंसर इसका, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट द कॉन्टेस्ट ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। ठीक है, क्या बता रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वो सेल के कॉन्टेस्ट को अलग करता है, आउटर इन्वायरमेंट से अलग करता है, एंड इट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ ओनली सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। और ये कुछ ही ऐसे सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करता है जो सेल के अंदर आ सकते हैं या सेल से बाहर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रोसेस बाय विच द CO2 रिमूव फ्रॉम द सेल। उस प्रोसेस का नाम बताना है जिससे CO2 जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलता है सेल से। तो हम लोग पढ़े हैं कि वो डिफ्यूजन के थ्रू निकलता है। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जब भी CO2 सेल के अंदर ज़्यादा हो जाता है और आउटर इन्वायरमेंट में कम होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हमारा CO2 चला जाता है। तो सेल के अंदर CO2 ज़्यादा होता है और सेल के बाहर CO2 कम होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि CO2 हमारा डिफ्यूजन के थ्रू रिमूव होता है। तो देखिए अब आंसर पढ़ते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड इज द रिमूव फ्रॉम द सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस से ये बाहर निकलता है। ओके, ये इतना काफ़ी है, लेकिन आगे इसको पढ़ लेते हैं। एज द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल इंक्रीज टू द ऑफ द सेल। देखिए जैसे क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इनसाइड द सेल इंक्रीजेज। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है ना, सेल के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है आउटर इन्वायरमेंट सराउंडिंग के मुताबिक। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंक्रीज टू लेवल हायर देन द सराउंडिंग ब्लड्स, सो द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल। इसीलिए जब वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में सेल के अंदर होता है तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर चला जाता है। अब देखिए डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन वेयर द कॉन्सेंट्रेशन इज लो। डिफ्यूजन वो प्रोसेस है ना जिसमें स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, जिससे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस फिगर में समझिए डिफ्यूजन को, इधर देखने का बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, अब इधर एक भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से इधर की ओर जा रहा है, एरो दिखा रहा है ना, इधर की ओर ये जा रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है, और सॉल्यूट जो है इधर जा रहा है लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम द गैसियस एक्सचेंज हाउ डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिज्म। कि डिफ्यूजन जो है ना वो मतलब कैसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म के लिए। द डिफ्यूजन इज हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स। अगर जो कि अगर वाटर भी जाता है ना तो इसी के थ्रू जाता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्या बताया कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज नॉन एज ऑस्मोसिस। यहाँ पे जब वाटर की बात आता है तो वहाँ पे ऑस्मोसिस आता है। जब भी वाटर हमारा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन है यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑस्मोसिस कैसे होता है। देखिए बिफोर ऐसा है, ये फिगर में इधर इधर मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, लेकिन बाद में क्या, मूवमेंट ऑफ वाटर पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट एंड वाटर, यहाँ पे देखिए फिर ये जाकर इधर मिल जाता है। विच कंपोनेंट ऑफ द प्लांट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू इट। देखिए कौन सा प्लांट का वो कंपोनेंट है ना जो प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।
वो प्लांट का कौन सा कंपोनेंट है प्लांट का जो प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो हमारा क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल जो है ना, यही हमारा स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट को। सेल वॉल इज द कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल दैट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू इट। अब सेल वॉल हमारा बना किस चीज से होता है? सेल वॉल हमारा, ये जो प्लांट में सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। सेलुलोज ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है सेलुलोज, दैट कन्फर्स द स्ट्रेंथ टू इट। ओके, ये देखिए आप फिगर, ये आप देख सकते हैं सेल है, इसके ऊपर में क्या है, पूरा सेल वॉल दिख रहा है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियर पोर इन द सेल। अब सेल के अंदर क्या होता है ना कि न्यूक्लियर पोर होते हैं, तो उनका क्या रोल होता है। तो न्यूक्लियर पोर का क्या काम होता है ना, कि जैसे न्यूक्लियर आंसर पढ़ते हैं, न्यूक्लियर पोर आर द प्रोटीन बेस्ड चैनल्स इन द न्यूक्लियर एनवेलप। ये प्रोटीन बेस्ड चैनल्स होते हैं। न्यूक्लियर पोर हेल्प टू ट्रांसफर, न्यूक्लियर पोर जो होते हैं वो ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियर पोर हेल्प टू ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। तो देखिए ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस से कोई भी चीज़ डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा, वो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप न्यूक्लियस का इमेज देखिएगा तो उसके ऊपर न्यूक्लियर पोर होते हैं, उसी के थ्रू वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा। न्यूक्लियर पोर अलाउ द नेसेसरी प्रोटीन टू इंटर द सेल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियर पोर का ऐसा नहीं है कि वो बस न्यूक्लियस से बाहर भेजेगा साइटोप्लाज्म में। ऑल्सो मान लीजिए अगर न्यूक्लियस को अगर कोई नेसेसरी प्रोटीन की जरूरत होती है तो वो न्यूक्लियर पोर ही से के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। व्हाट आर जीन्स वेयर दे आर लोकेटेड। अब देखिए जीन्स क्या होते हैं और ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। द सीगमेंट ऑफ डीएनए दैट आर द फंक्शनली एक्टिव इज नोन एज जीन। देखिए क्या बोला कि वो सीगमेंट ऑफ डीएनए दैट फंक्शनली एक्टिव, ठीक है, उसी को जीन बोलते हैं। अब ये क्या होता है, जीन जो होता है ना वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होता है, ठीक है। और जीन क्या प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसे प्रोडक्शन ऑफ आरएनए एंड देन द प्रोटीन, ठीक है, जिससे आरएनए और इसका प्रोटीन का प्रोडक्शन हो सके। वाई इज न्यूक्लियर रीजन इन प्रोकैरियोटिक पुअरली डिफाइंड। अब देखिए ये तो पता है ना कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं। सेल को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, और यूकैरियोटिक जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाई इज न्यूक्लियर रीजन इन प्रोकैरियोटिक पुअरली डिफाइंड, क्यों, मतलब ऐसा क्या रीजन है कि उसमें न्यूक्लियर रीजन पुअरली है, डिफाइन है, ठीक है। तो इसका देखिए क्या आंसर होगा, द प्रोकैरियोटिक लैक द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियर रीजन इन द सेल। तो प्रोकैरियोटिक अगर आप देखिएगा कि उसके ऊपर न्यूक्लियस के जहाँ पे होता है उसके ऊपर देखिएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो उसके आसपास होते हैं ना अराउंड में, वो नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये इसी की वजह से क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द undefined form is called nucleoid. That's why this said to be nuclear region of the prokaryotic is poorly defined. तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है ऑफ द न्यूक्लियस, यहाँ पे वो अनडिफाइंड फॉर्म में रहता है, जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर ही आप देखिएगा न्यूक्लियोइड होता है, इसी वजह से प्रोकैरियोटिक जो है ना पुअरली डिफाइन होता है। इस आप डायग्राम में समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि ये क्या है, एनाटॉमी ऑफ बैक्टीरियम है। बैक्टीरिया का अगर देखा गया तो यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया तो जानते हैं ना, जितने भी देखिए मैक्सिमम प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाए जाते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। और बैक्टीरिया ये सब क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो ये आप एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का सेल है, ऊपर में आप देख रहे हैं ये सेल वॉल है, यहाँ पे देखिए एक फ्लेजिलम है, ठीक है, और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर, उसके नीचे ये आप रेड लाइन। और इसके अंदर क्या है देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड है, ठीक है। और ये कैप्सूल हो गया उसके ऊपर से एंड राइबोसोम, ठीक है। चलिए, हाउ डू प्रोकैरियोटिक सेल्स रिप्रोड्यूस। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, नेम टू प्रोकैरियोट्स। अब पूछ क्या रहा है ना कि प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, और ऐसे दो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है इसमें, ठीक है। तो क्या बताया, प्रोकैरियोटिक सेल्स डिवाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। अब देखिए पहले बाइनरी फिजन को समझने से पहले यहाँ पे समझिए, ये देख सकते हैं कि आप ये फिगर है, ठीक है। तो ये फिगर है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये डीएनए डुप्लीकेट हो गया, यहाँ से यही चीज आप देख सकते हैं कि अलग अलग होकर दो पार्ट्स में बट गया, और यहाँ पे अलग अलग हो गया, दो न्यू प्रोकैरियोटिक बन गया ना। तो ऐसे ही होता है कि द प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइडेड बाय प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन वो फिजन मतलब ऐसा प्रोसेस है जिसमें
कोई भी चीज वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो उसी को बाइनरी फिजन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, द पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, ठीक है, पेरेंट सेल जो होते हैं वो दो डॉटर सेल में बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेरेंट सेल था, यहाँ पे अगर कंडेंस होकर दो डॉटर सेल में बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसी को बोलते हैं कि जो पेरेंट्स है वो दो डॉटर सेल में बढ़ जाएगा, दैट आर द आइडेंटिकल टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे से सेम होते हैं, आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि कौन क्या है, ठीक है। इट इज द मेड अप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब तुम लोग को पता है कि देखिए दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और एक ऐसा जिसमें मेल और फीमेल गैमेट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉडी ही मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका बॉडी क्या हो रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। अब न्यू ऑर्गेनिज्म बन जा रहे हैं, जैसे टू एग्जाम्पल ऑफ द इकोलाई हो गए एंड द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो गए, ठीक ना, ये बैक्टीरिया का आपका दिया है डिवीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, गिव वन सिग्निफिकेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोट्स, ठीक है, गिव वन सिग्निफिकेंस ऑफ साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोट्स। द साइटोप्लाज्म इन द फ्लूइड contest inside the cell membrane, it contain the specialized cell organelles that play important function in the cells। क्वेश्चन क्या बता रहा था, पूछ रहा था कि एक ऐसा सिग्निफिकेंस बताइए साइटोप्लाज्म का यूकैरियोट्स का। तो साइटोप्लाज्म जो होता है ना, फ्लूइड कॉन्टेस्ट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, मतलब आप देखिए कि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसी को ना साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज ऑर्गेनिल्स होते हैं, जैसे राइबोसोम हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, गोल्गी बॉडी हो गए, वैक्यूल्स हो गए, बहुत कुछ है जो इसमें प्लास्टिड हो गए, सारे कुछ तो इसी के अंदर साइटोप्लाज्म के ही अंदर फ्लूइड के अंदर होते हैं जो इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। आइडेंटिफाई द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन कहाँ पे होता है हमारे सेल में। तो जो प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होता है ना, राइबोसोम में होता है, ये याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन है कहाँ पे होता है, राइबोसोम में होता है। प्रोटीन इज नीडेड फॉर द मैनी सेल फंक्शन सच एज द, अब देखिए प्रोटीन का सेल में क्या फंक्शन है, मतलब क्या यूज क्या है प्रोटीन का, तो इसका यूज क्या है, रिपेयरिंग, रिपेयर में सेल को रिपेयर करेगा, जो मान लीजिए सेल अगर डैमेज किसी वजह से हो गया तो उसको रिपेयर करेगा, और उसको डायरेक्टिंग करता है केमिकल प्रोसेस को। अब राइजोबियम कहाँ पे मिलता है, ठीक है, अगर सेल में तो कहीं भी राइबोजियम ऐसे ही तो नहीं होगा, जो राइबोसोम होता है हमारा, वो कहाँ पे फाउंड होता है, वो फ्लोटिंग विद इन द साइटोप्लाज्म अटैच विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही राइबोसोम हमारा अटैच होता है। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, दो पार्ट्स में वो भी डिवाइड हो जाता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोलते हैं, इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि उसमें राइबोसोम होता है, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ एसीआर इन द लिवर सेल ऑफ द वर्टिब्रेट्स। एसीआर का मतलब क्या है, यहाँ पे एसीआर का मतलब है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एसीआर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमारे लिवर सेल में, वर्टिब्रेट जो होते हैं, वर्टिब्रेट्स ऑर्गेन होते हैं, उनके लिवर सेल में इसका क्या रोल है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो जो एसीआर स्टैंड फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एसीआर का मतलब क्या हुआ कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी मैंने उसमें कहा था कि नहीं क्वेश्चन में कि दो टाइप्स के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक एसीआर एक आरईआर। तो ये एसीआर है। अब इसका क्या रोल है, द रोल ऑफ एसीआर इन द लिवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट्स इज टू ब्रेक डाउन ऑफ डिटॉक्सिफाइंग ड्रग्स एंड पॉइजन। ये क्या करता है ना कि ब्रेक करता है, जैसे जो भी मान लीजिए कोई भी ऐसे ड्रग्स है और पॉइजन है जो हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म को, उसको ये ब्रोकन डाउन कर दे के देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है उसका, जो पॉइजनस और जो पॉइजन और ड्रग जैसा मान लीजिए कुछ भी ऐसा है कुछ है, तो उसके मतलब उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा, ठीक है, उसके असर को मार देगा। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिकल नेसेसरी फॉर डाइजेशन एंड लिपिड डाइजेशन। ये देखिए हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, यहाँ पे देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यही है हमारा। अब इसमें देख सकते हैं ये स्मूथ वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये रफ है। रफ क्यों है, यहाँ पे आप डॉट डॉट रेड कलर का जो देख रहे होंगे यही तो राइबोसोम है, ओके। देखिए विच ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट द नेटवर्क ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम इन द सेल। तो देखिए क्या बोल रहा है कि विच ऑर्गेनिल्स, कौन सा ऑर्गेनिल्स, ऑर्गेनिल्स क्या है जो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में रहता है। विच ऑर्गेनिल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेटवर्क ऑफ कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिल्स है जो एक नेटवर्क के जैसा सेल के अंदर बनाता है
सिस्टम इन द लिविंग सेल। देखिए आप इस फिगर को देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस जैसा, मतलब ये यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहाँ पे उससे सटा हुआ है एकदम ये, यही तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क जैसा बना रहा है कि नहीं, यहाँ पे आप जो बायोलिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, ठीक है। इसमें राइबोसोम नहीं होता है इसलिए ये स्मूथ होता है। अब ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसमें राइबोसोम है, इसीलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो कौन सा ऐसा पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनिल्स है जो मतलब सेल के अंदर एक नेटवर्क जैसा कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन बनाता है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपर्चर, लाइबोसोम आर द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेलुलर सिस्टम इन द लिविंग सेल। तो राइबोसोम है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपर्चर और लाइसोजाइम कॉन्स्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स सेलुलर सिस्टम इन द लिविंग सेल। ओके, आज इस वीडियो में इतना ही तक देखेंगे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।